नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रीतकाल के अंतर्गत केशवदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और हम एक कवि को लेकर के लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे आपको करा देते हैं कि जिससे अगर वहाँ से प्रश्न बनता है तो आप आसानी से एग्जाम में उसको हिट करके चले आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय लिए ही आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो रीतकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं। उसमें नाम है आपके डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसके बाद भगीरथ मिश्र आते हैं, भगीरथ मिश्र जी आते हैं। इसके बाद आपके गणपति चंद्रगुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त, इन लोगों ने यह माना है कि रीतकाल के प्रवर्तक कौन है, केशवदास जी हैं। क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। पहला दिया हुआ है रतन बावनी, दूसरा दिया है जहांगीर जस चंद्रिका, तीसरा दिया हुआ है रसिक प्रिया और चौथा दिया हुआ है रामचंद्रिका। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी रचना है रसिक प्रिया इनकी जो रचना है यह प्रबंध काव्य के दायरे में नहीं आती है, बल्कि यह एक रीत ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ है साथियों? तो आप कहेंगे कि यह एक रीत ग्रंथ माना जाता है, यानी एक रीत काव्य माना जाता है ये। ठीक है, तो ये रचना इनकी जो है प्रबंध काव्य के दायरे में नहीं आती है। रामचंद्रिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके विषय में जान लीजिएगा कि इसी के आधार पर, यानी इसी रचना के आधार पर, इसी के आधार पर शुक्ल जी ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, यह भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है। क्षमा चाहता हूं, केशव द्वारा रचित है। पहला कह रहा है विज्ञान गीता, बरवै नायिका भेद, कविकुल कल्पतरु और काव्यालंकार। तो ध्यान रखेंगे कि विज्ञान गीता जो रचना है ये केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं विज्ञान गीता पर, बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए, विज्ञान गीता जो इनकी रचना है, इसको पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो यह एक साथियों ध्यान में रखेंगे कि आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ है? तो केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को रीतकाल का नहीं बल्कि भक्ति काल का कवि स्वीकार किया है। हम लोग बात करते हैं बरवै नायिका भेद का। तो बरवै नायिका भेद रहीम दास की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है। इसके बाद कविकुल कल्पतरु की बात करें तो यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। और इसके बाद हम लोग काव्यालंकार की बात करते हैं। तो काव्यालंकार साथियों ध्यान में रखेंगे कि ये भामह की रचना मानी जाती है। किसकी है? तो भामह की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। पहला दिया हुआ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है। रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल को रीतिकाल का ही नाम दिया है। रीतकाल को इन्होंने रीतकाल का नाम दिया है।
तो सारे ऑप्शन हमें स्पष्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो मैंने आपको बताया है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की रचना रामचंद्रिका के आधार पर, रामचंद्रिका के आधार पर इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में देख रखा था। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि रामचंद्रिका के आधार पर इनको कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आदिकाल की, तो आपको पता है कि आदिकाल का जो समय है वो 1050 विक्रमी से लेकर के यह 1375 विक्रमी माना जाता है। इसके बाद आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल का जो समय है दोस्तों वो 1375 से लेकर के लगभग 1700 विक्रमी तक माना जाता है। ये भक्तिकाल का समय है। इसके बाद आता है आपका रीतकाल। तो रीतकाल का जो समय है वो 1700 से लेकर के या 1900 विक्रमी माना जाता है। ये जो काल विभाजन है, ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 1900 से लेकर के 1984-85 तक, यानी इतनी विक्रमी तक ये समय आधुनिक काल का माना जाता है। किसका मानते हैं हम लोग? तो ये समय जो है वो आधुनिक काल का माना जाता है। यानी रीतकाल की अगर हम लोग बात करें तो रीतकाल जो है वो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी, लगभग ये कुल मिलाकर के 200 शताब्दियों तक चला है। कितने शताब्दियों तक चला है? तो लगभग 200 शताब्दियों तक ये चला है। क्लियर होगी बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नाभादास दिया हुआ है, गलत है। सुमित्रा रंध्रपंत छायावादी कवि हैं, तो कवि और आचार्य दोनों नहीं आते हैं। नंददास नहीं है। केशवदास। देखिए, रीतकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है आपका रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता दिखाई देती है और इसमें जो काव्य हैं वो लक्षण से बंधे हुए होते हैं। और रीतिबद्ध काव्यधारा के जितने कवि हैं वो लगभग आपके कवि होने के साथ साथ आचार्य भी माने जाते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका केशवदास का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, चिंतामणि की भाषा क्या है? देखिए, चिंतामणि जो है साथियों, आचार्य चिंतामणि, यह रीतकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और रीतकाल के कवियों की जो भाषा है, इसको ध्यान रखेंगे कि रीतकाल के जो कवियों की भाषा है ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे कि ये ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर इसमें प्रमुख रूप से छंदों की बात करें तो कवित्त और सवैया ये प्रमुख छंद हैं इसके, ठीक है ना। तो चिंतामणि की भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रामचंद्रिका की रचना किसने किया है? तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने किया है, जैसा कि हमने बताया भी है। और इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? जैसा कि हमने पीछे इस क्वेश्चन को करा भी रखा है कि केशवदास ये कवि होने के साथ साथ आचार्य भी माने जाते हैं। देखिए, आचार्य एक उपाधि है, जिस प्रकार से डिग्री कह सकते हैं ना, तो आचार्य वही है आपका। आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हालांकि केशवदास के 2 आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, एक तो आपका विज्ञान गीता और दूसरा रामचंद्रिका। यह राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, लेकिन विद्वान इसको आध्यात्मिक ग्रंथ की श्रेणियों में नहीं मानते हैं और इसको आयोग ने भी नहीं माना है।
तो आध्यात्मिक ग्रंथ केशवदास का सिर्फ एक माना जाता है, जो कि विज्ञान गीता है। अब हम यहाँ पर आपको क्लास में बताए भी हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ हालांकि दोनों हैं, लेकिन परीक्षा में अगर दोनों दे देगा तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम केवल एक ही को मानेंगे, विज्ञान गीता को। फिर रामचंद्रिका को हम आध्यात्मिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं मानेंगे, इसलिए हमने गलत कर दिया इसको, ठीक है ना। बाकी रसिक प्रिया, रसिकों को ध्यान में रखकर लिखा गया है, और कवि प्रिया आप जान ही रहे हैं कि ये भी केशवदास का रचना है। तो साथियों, आज क्लास में हम लोगों ने जो है वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 10 से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न केशवदास से संबंधित पढ़ा है। इसके बाद हम लोग रीतकाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।